अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 की बुक मार्किंग की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, मे बी इस वीडियो को हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें क्योंकि चैप्टर 3 जो है वो थोड़ा बड़ा है। अच्छा, खैर इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं आपके लिए कि आपने जो बुक मार्किंग के दौरान या फिर एमडीकेट के सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आपने जो डेफिनेशंस है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके यूनिट्स, इनकी डेफिनेशंस जो है आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है। उसके अलावा इसमें जो है वो ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। टीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ्स जो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। बुक मार्किंग में भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसके फार्मूले के अंदर जो भी सिंबल्स हैं आपको उनके नाम याद होने चाहिए, उनके यूनिट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और लॉज ऑफ जो मोमेंटम है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो और केसेस जो है वो भी आपने उनको भी देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं बुक मार्किंग से। तो ये जो बुक मार्किंग है मैंने अपने टाइम पे एमडीकेट के लिए की थी, ठीक है, रीडिंग करते हुए। तो आपने जस्ट रीडिंग करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि बस ये जो है डेफिनेशन, ये लाइन जो इंपॉर्टेंस रखती है आपने हाईलाइट करी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एग्जाम होगा और एग्जाम की रात को जो आपने पढ़ लिया और अब आपको जो है वो एक दफ़ा रीड मारना है बुक को या ऐसी बुक को देखना है, तो आपको पता होगा कि भाई मैंने ये बुक रीड की थी फलां चैप्टर और फलां लाइन जो है मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क की थी क्योंकि उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस थी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, ठीक है। खैर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर जो है वो जो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है, बाकी तो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो जो एमसीक्यूज बन सकता है एमडीकेट में या नम्स में, ठीक है, तो वो ये डेफिनेशन थी, ठीक है, इससे सवाल बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो थी वो वेलोसिटी की थी, तो मैंने वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पर मार्क की हुई है। उसके अलावा पेज नंबर 56 पर मैंने यहाँ पे रेट ऑफ जो चेंज ऑफ पोजीशन है यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, उसके बारे में जो है मैंने एवरेज वेलोसिटी की जो है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को मार्क किया हुआ है, ठीक है, और मैंने उसका फार्मूला बताया हुआ है, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने वेलोसिटी को भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी को भी यहाँ पर मैंने जो है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने इंटरस्टेनियस वेलोसिटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, जैसे कि इंटरस्टेनियस वेलोसिटी का जो फार्मूला था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर जो है वो मार्क किया है। उसकी जो डेफिनेशन है उसको मार्क किया, यानी कि एमसीक्यूज़ इसी में से ही बनते हैं। एमसीक्यूज़ हम परेशान हो जाते हैं ना, पता नहीं एमडीकेट वाले कहाँ से एमसीक्यूज़ उठा के दे देते हैं, सिलेबस में से नहीं है, बुक में से ही होते हैं। हम बुक रीड नहीं करते हैं तो हमें लाइन ही नहीं पता होती है कि हम नोट्स से पढ़ते हैं, जो टीचर्स हमें नोट्स लिखवा देते हैं हम उससे पढ़ लेते हैं, तो वर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर हम बुक रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई बुक में फ़लाँ पेज पे फ़लाँ चैप्टर में ये लाइन लिखी हुई थी। अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी, हमें पता है कि हमने बुक मार्किंग की है, हमने बुक रीड की है, तो हम पेपर भी अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि यही लाइन्स आती हैं, ठीक है, यही आता है और कहीं से कुछ नहीं आता, ठीक हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है मैंने इस पैराग्राफ को जो है वेलोसिटी के बारे में जो यूनिट्स वगैरह हैं, जो थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंस रखती है, मैंने उनको जो है ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट रखता था वेलोसिटी के लिहाज से, ठीक है, उसका यूनिट यहाँ पर और उसकी डेफिनेशन जो थी थोड़ी बहुत, और इसका जो इंटरस्टेनियस वेलोसिटी का जो था वो फार्मूला था कि फला यहाँ पे, तो इसकी हिंट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। खैर अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ इस तरह से। आप कोई कलर भी यूज़ कर सकते हो, मार्कर, कोई हाईलाइटर, आप कोई पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो या आप खाली पेंसिल या पेन से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आपका माइंड जो है चीज़ों को क्लिक करते हैं, आपने चीज़ों को जो है वो ऐसे आसान करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से जो है वो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली, ठीक है, लाइन 1 से लेकर जो है इस पॉइंट तक इंपॉर्टेंस रखती थी, बाकी ग्राफ के बारे में बताया गया, ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है या डीटी ग्राफ है। तो आपने बताना है कि ये जो है आपके पास जो है वो वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ साथ जो है एक्सेलरेशन जो वाला भी जो है वो ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ्स को जो है उसकी एक और चीज़ कर सकते हैं आप, मैंने पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान कि आप ग्राफ्स को ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो ग्राफ्स आप ऐसे कर सकते हो यार, ठीक है। एक पेपर लेकर आप चार्ट की फॉर्म में डीटी के ग्राफ्स आपने एक दफ़ा बना लेने हैं, ठीक है। आपने डीटी ग्राफ लिख लेना एक साइड पे अपने वीटी ग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट, स्लोप, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम विद दिस वन, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को जो है वो बना लेना है। इससे ये होगा कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ग्राफ देख कर ही पता चल जाएगा कि फ़लाँ जगह पे डिस्प्लेसमेंट, स्लोप या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहाँ जीरो है, कहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप इस तरह से जो है वो भी तैयारी कर सकते हो। तो ये भी एक आसान जो है वो शॉर्ट तरीका है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बुक मार्किंग की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में जो है वो उसका जो है वो ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसको मैंने टिक भी किया हुआ है, मैं स्टार भी बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक एमसीक्यूज़ भी देखा था, ठीक है, डाउटग्रेड्स की बुक में। तो पूछ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, किस चीज़ का ग्राफ है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी के ग्राफ, अच्छा, हर ग्राफ में ना कोई हिंट दी गई होती है कि ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सीधी लाइन जा रही होगी, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म होगा, अगर टेढ़ी मेढ़ी जा रही होगी, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस तरह से हर ग्राफ में ना हिंट्स दी गई होती हैं कि ग्राफ का ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक्सेलरेशन यहाँ पे है, ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ठीक है,
एस्केलेशन क्या है और एवरेज एस्केलेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन क्या है। तो मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो है वो रीड करके जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। अब चीज़ें हमसे कुछ नोट्स में से पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आप कहीं बुक प्रिपरेशन बुक से तैयारी कर रहे हो वहाँ से भी। लेकिन बुक रीडिंग से ये होता है कि आपने बुक की लाइन्स को पढ़ा होता है, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहती है कि भाई आपने ये चीज़ जो है वो पढ़ी थी, तो आपको वर्ड्स याद रह जाते हैं। तो बुक रीडिंग के साथ बुक मार्किंग इसीलिए अच्छी होती है कि आपके दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे आपने एस्केलेशन का जो है वो यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको कि आपने एवरेज जो है एस्केलेशन का यहाँ पे उसका फार्मूला अच्छे से जो है आपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। और वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है, वो ये सब चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क की हुई हैं। फिर उसके बाद इंटरचेंजेस जो एस्केलेशन है हमारे पास, ठीक है, मैंने उसका फार्मूले को यहाँ टिक किया हुआ है, वो आपने अच्छे से करना है। और ये जो लाइन्स है डेफिनेशन है ये आपने अच्छे से जो है वो कर लेनी है, रीड करते हुए आपने मार्क करनी है। और इसका यूनिट भी आपने कर लेना है, ठीक है, मैंने मार्क नहीं किया पर आपने यूनिट भी कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है कि ये एस्केलेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें जो ग्राफ की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइन में आ सकती है वो ये थी, तो मैंने इसको जो है वो रीड करके जो है हाईलाइट कर दिया। अच्छा, जो ये रीडिंग जो ये मार्किंग है, ठीक है, रीड तो मैंने की थी बुक, लेकिन ये जो मार्किंग है ये मेरे टीचर ने शेयर की थी, ठीक है। डॉक्टर जिनके हमारे टीचर थे, ठीक है, उन्होंने ये जो है बुक मार्किंग शेयर की थी। तो इसको मैंने जब रीड किया था तो मैंने भी वही लाइन्स को जो है वो मार्क किया था, क्योंकि मुझे भी वही इंपॉर्टेंट लग रही थी जो टीचर ने शेयर किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पेज नंबर 60 पर आपने जो है वो इन ग्राफ्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का ग्राफ ये है और नॉन यूनिफॉर्म का जो है वो एस्केलेशन का ये है, ठीक है। सीधा है तो यूनिफॉर्म है, टेढ़ा मेढ़ा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड रेक्टिलाइनर मोशन में जो है वो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था, जो इंपॉर्टेंट लाइन से, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ मार्क किया हुआ है। और खैर उसके बाद 61 पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, 62 पे भी नहीं है, 63 पे भी नहीं है, 65 पे जो है वो आपके पास 64 पे जो है आपके पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग में जब आप रीडिंग में मार्क कर रहे हो तो तब आपने जो है इसको हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप एक से दो दफ़ा रीड देते हो और उसके साथ मार्क करते हो तो वो खुद ब खुद ही चीज़ जो है वो दिमाग में बैठ जाती है। फ्री फॉल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पे, तो आपने इसको भी जो है अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, ये भी इसका जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने कर लेना है। अच्छा, आपको यूनिट्स अच्छे से याद होने चाहिए, आपको जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो फिजिक्स में सारा एमसीक्यूज़ का काम ही यही है, ठीक है, कि आपको यूनिट्स और आपको जो है वो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए चीज़ों की, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, आपको जो उनके लिंक्स हैं फार्मूला के दरमियान कि कौन सी चीज़ किसके डायरेक्ट रिलेशन में है, कौन सी चीज़ किसके इन्वर्स रिलेशन में, तो ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। 65 पे हमारे पास कोई बुक मार्किंग नहीं है इसमें, यहाँ पे 66 पे भी नहीं है, 67 पे भी नहीं है। हाँ, 68 पर है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लॉज ऑफ मोशन जो है ये वैसे भी अगर आप इंटर में हो तो आपके लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, केसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने इनको भी जो है अच्छे से तैयारी तो करनी है, लेकिन आपने बुक रीडिंग के दौरान जो है इनको इन लाइन्स को जो है वो मार्क भी कर लेना है, ठीक है। तो ये बड़ी जो है आसान सी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे जो मैंने यहाँ पे जो है मार्क किए हैं, और इसमें से आपके पास जो है वो कम से कम 1 से 2 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है, आराम से। तो आपने इनको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो रीड दे देना है और इस तरह से जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। आप वही बात जो मैं पहले कह चुकी हूँ, आपने एक दफ़ा रीड देना है, फिर जब दूसरी दफ़ा रीड देंगे तो आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फिर जो है वो चीज़ वापस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर जब एमसीक्यूज़ आएगा तो आपको पता होगा कि भाई ये वर्ड मैंने जो है इस लाइन में इस वाले जो है वो टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, इस हेडिंग के नीचे। अगेन उसके बाद न्यूटन हमारे पास न्यूटन लॉ सेकंड ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, और इसमें ये जो है स्टार्टिंग की लाइन जो है यहाँ से जो है वो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको मार्क कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोई और चीज़ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जो लाइन्स हाईलाइटेड है यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ वही ही जो है वो इस बुक में जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वही पेज जो है वो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक मार्क की है, ठीक है। और ये 2 लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो है वो जो है उनकी क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है, मेजरमेंट, ठीक है। तो वो भी आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, ये आ चुका है कई बार। सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड अस अ मीन्स फॉर क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ अ फोर्स एज वेल एज मास, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये मैंने 1 से 2 दफ़ा जो है वो बुक्स में देखा है, प्रैक्टिस बुक में, तो ये भी आपने जो है वो 1 से 2 से ज़्यादा दफ़ा देखा है, ठीक है। तो आपने ये वाला एमसीक्यू जो है इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अच्छा, ये अब सोचने वाली बात है कि बहुत आसान जो है टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आसान से आसान टॉपिक से ही एमसीक्यूज़ बनते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा के दे दिया जाता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है ना सेंटर में, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हो, आप उनके लेक्चर्स नोट कर रहे हो, ठीक है, आप वो पढ़ रहे हो, वो आपको लेक्चर को जो है वो आसान से आसान करके पढ़ाएंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज़ में एमडीके कह लो या नम्स कह लो, ठीक है, इनके जो टेस्ट बनते हैं इसमें लाइंस पूरी लिखी हुई होंगी
कि फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसका जो आपने जो ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो जब तक आपको लेक्चर तो समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, अगर आपको रीडिंग ही नहीं पता बुक की, आपको बुक के वर्ड्स ही नहीं पता है, तो आप उस एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूज़ हो जाओगे और कन्फ्यूजन की वजह से आप एमसीक्यूज़ का जो है ऑप्शन गलत मार्क कर दोगे, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मैं लेक्चर्स पढ़ लेती थी। वैसे तो मैंने एडमिशन कहीं नहीं लिया था, खुद से पढ़ाई की थी, तो मैंने लेक्चर से पढ़ा था। बुक रीड मैंने की नहीं थी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने। उसके बाद फिर जब सेकंड अटैम्प्ट में मैंने बुक्स रीड की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर भी किया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने जो है वो उनको माइंड में रखना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 71 पेज नंबर पे जो है 3.9 में हमारे पास ये जो टॉपिक है मोशन बॉडीज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, जो 2 केसेस हैं, ठीक है। इनके अंदर इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं, मैं कहूँगी कि इसमें मैंने कोई एमसीक्यूज़ ऐसा देखा नहीं है। बट अगर आप बुक रीड कर रहे हो और आपने बुक मार्किंग करनी है इस टॉपिक की भी, तो इसमें जो है ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने मार्क की हुई है, तो बस आपने ये कर लेनी है। और इस केस में तो कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वही आपने जो इसके जो केस में आपने जो एमसीक्यूज़ मतलब फार्मूलाज निकालने होते हैं, बस आपने वो देख लेने। और उसके अलावा केस 2 में भी कुछ ऐसा नहीं है। 74 75 पे तो कोई मार्किंग नहीं है, 76 पे भी नहीं है। हाँ, 77 पर है हमारे पास बुक मार्किंग, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये आपने जो है इन पैराग्राफ्स को जो है वो मार्क कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट को नहीं मार्क किया है, लेकिन आपने इसके यूनिट को भी देखना है, ठीक है। आपने इसके यूनिट्स को भी देख लेना है और ये सारी डेफिनेशन जो इसके बारे में लिखा हुआ है आपने ये भी मार्क कर लेना है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ से यहाँ तक ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने रीड के साथ जो है इन सब चीज़ों को भी जो है यहाँ तक मार्क कर लेना। उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप यूनिट देखना चाहते हो तो आप एक बार दिमाग में जो है वो रीड करके देख लो, पर ऐसा कोई इसका एमसीक्यूज़ नहीं आया हुआ है, ठीक है। हाँ, मोमेंटम का जो यूनिट है वो पूछते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो देख लेनी है कि मोमेंटम का जो है वो यूनिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने यूनिट्स को आपने बस रट लेना है कि आपको कोई भी आप चीज़ सिंबल देखो ना किसी फार्मूला में, तो आपको पता हो कि भाई इसका तो यूनिट ये है। आप इतने श्योर होने चाहिए, आपको इतने अच्छे से जो है वो पक्के आने चाहिए। और अच्छा, बायोलॉजी में तो आप रॉड लर्निंग जो है वो कर सकते हो, यानी कि जो आप रट्टा लगाते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में जो है ना आपको कॉन्सेप्ट बना के याद करना पड़ता है, आप रट्टा नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यूनिट्स को भी अच्छे से याद करना है। लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपने इसको भी मार्क कर लेना है। और ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी जो है वो हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू से मैंने काफ़ी दफ़ा देखी है। अच्छा, हाँ, 80 पेज नंबर पे जो है हमारे पास ये जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ से टोटल मोमेंटम के बारे में, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपने इसको भी मार्क कर लेना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं स्टार बना रही हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो ना, तो आप उन पर इस तरह का कोई मार्क बना दिया करो कि जब आप वापस रिवीजन के टाइम पर रीड करो तो आपको पता हो कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन ऑफ इन वन डायमेंशन में हमारे पास जो है काफ़ी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया है, तो आपको वो पता होनी चाहिए कि इसमें कंजर्व रहती है कि चेंज रहती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है कि चेंज रहती है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें जो है उसमें यहाँ पे देख लेनी है और उनको मार्क कर लेना है। अच्छा, पेज नंबर 85 पे हमारे पास जो है वो इसमें सेकंड पॉइंट में भी सेकंड पॉइंट जो है आपने यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हाईलाइट कर लेना है। ये भी अच्छा है, लाइक अच्छा मतलब कि इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस से लेकर आपने यहाँ तक मार्क करना है। जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों में से इंपॉर्टेंट यही चीज़ ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपने ज़ाहिर डेफिनेशन तो आपने मार्क करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद 86 पेज नंबर पर वी हैव फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना है आपने। सेकंड पैराग्राफ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थर्ड में जो है ये, अच्छा, ये जो पेज है ना 86 पेज नंबर, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो फ्रिक्शन के बारे में बात की गई है, लिमिटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की गई है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स की जो टाइप्स है फ्रिक्शन की उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, कम से कम भी 2 से 3 एमसीक्यूज़ अगर आ सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये मार्किंग भी मैंने यहाँ दिखा दी है। उसके बाद 87 पेज नंबर पे यहाँ अगेन फ्रिक्शन के बारे में, कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी यहाँ पे नीचे ऐड हो रहा है, ठीक है। और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और रीडिंग करते हुए आपका जो है वो दिमाग खुल जाएगा और आप जो है वो अच्छे से इंशाल्लाह कर लोगे। फ्रिक्शन का फार्मूला, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का जो है वो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। फार्मूलाज अगेन मैं बार यही चीज़ कह रही हूँ कि फार्मूलाज आपने कर लेने हैं। तो मैंने फार्मूला को हाईलाइट किया हुआ है। असल में मैं तरीका बता रही हूँ कि अपने बुक रीडिंग के साथ जो है मार्किंग कैसे करनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है मुझे, खैर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 88 पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो फर्स्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैंने उनको मार्क किया हुआ है यहाँ पे। स्टोक्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला आना चाहिए। स्टोक्स लॉ में जो है वो आपके पास जो उसका जो फार्मूला है, ठीक है, अगेन दिस फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूला के साथ जो है आपके पास जो इसके सिंबल्स हैं, यानी कि दिस पाई, दिस एन, ठीक है, इट्स
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस इज कॉल्ड ईटा, ठीक है। और आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट दिस थिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो है पेज नंबर 89 पे फर्स्ट पैराग्राफ इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट द सेकंड पैराग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस वन यहाँ से जो है मैंने यहाँ तक इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो है कुछ बात की गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो इसको भी आपने जो है वो हाईलाइट करना है। पेज नंबर 19 पे कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और पेज नंबर पेज नंबर 91 पे पर्टिकुलर क्लास में हमारे पास जो है केसेस में इंपॉर्टेंट रखता है एक चीज़, दैट इज़ अच्छा आपको जो है ना वो जो साइन हमारे पास जो लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हम आ जाते हैं, जो हमारे पास साइन कॉस थीटा और लाइक ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, टेंशन वगैरह, इनके आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे जो है वो मैक्सिमम पर वर्क या पावर जो है वो 0 होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो कितने डिग्री पर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ वो चीज़, ठीक है। अच्छा पर्टिकुलर केसेस में जो है ये बड़ी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाली पैराग्राफ में, ठीक है। आपके पास जो है वो कुछ इसमें एंगल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपने मार्क कर लेना है इसको, ठीक है। इफ़ यू नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है, कि लाइक कैसे मार्क किया है, मतलब कि अगर आपको टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, लेक्चर नोट्स चाहिए, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इतनी कोई इंपॉर्टेंट मार्किंग नहीं है। हाँ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वो है प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। अच्छा वो चैप्टर नंबर 4 में है, सॉरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इतना ही था, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छा लगा हो, लाइक अच्छा मीन्स कि आपकी मदद हुई हो इस वीडियो से, ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में आया हो रिलेटेड टू एमडीकैट, आपकी हेल्प हुई है अगर, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।